हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग मजे में होंगे और अपनी क्लास 10 की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया है दोस्तों, जो साइंस के बुक से छाटा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी के दोस्तों एग्जाम में यह सवाल दोस्तों देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपका आज का प्यारा सा सवाल है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों सवाल है कि बेकिंग पाउडर क्या है। क्या दोस्तों बेकिंग पाउडर क्या है, इसके बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो बेकिंग पाउडर के बारे में जानेंगे दोस्तों। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3। क्या होता है दोस्तों? NaHCO3, ठीक है ना दोस्तों। HCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? HCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं। Na को सोडियम कहते हैं, ठीक है ना। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। बेकिंग पाउडर आखिर क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या दोस्तों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है दोस्तों। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसे दोस्तों सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। इसको सोडा विधि या फिर साल्वे प्रक्रम द्वारा दोस्तों इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। कह रहा है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। दोस्तों खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, यह पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों खनिज ऐसे भी भौतिक पदार्थ है। क्या दोस्तों? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर दोस्तों, क्या दोस्तों, जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं या फिर दोस्तों पृथ्वी की सतह में विद्यमान हर धातु युक्त ठोस को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी के अंदर हर धातु दोस्तों जो विद्यमान है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? तो ठोस खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ठोस खनिज कहते हैं दोस्तों। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम है दोस्तों। क्या क्या नाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं दोस्तों, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे में लोहा, उर्वरक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि, इन सभी पदार्थों का दोस्तों हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये सभी पृथ्वी के अंदर कठोर पदार्थ होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अयस्क किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा दोस्तों कम खर्च में प्राप्त हो सकती है। दोस्तों अयस्क किसे कहते हैं? तो वे खनिज जिनसे दोस्तों धातुएं आसानी से तथा दोस्तों कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, वह अयस्क कहलाते हैं, ठीक है ना। अयस्क दोस्तों कम खर्चे में प्राप्त हो सकता है, ठीक है दोस्तों। सभी अयस्क खनिज हैं, यानी दोस्तों पृथ्वी पर जितने भी अयस्क है दोस्तों वह सभी क्या है दोस्तों, तो खनिज हैं। लेकिन दोस्तों सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। भले ही सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही मस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे दोस्तों। कह रहा है कि दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या है दोस्तों, एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। कहा गया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए दोस्तों। जब दो अभिक्रिया साथ में मिलकर दोस्तों एक उत्पाद बनाते हैं। क्या दोस्तों? जब दो अभिकारक दोस्तों दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जब दो अभिकारक मिलकर के दोस्तों एक साथ उत्पाद बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों? उत्पाद बनाते हैं दोस्तों,
तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि दो भाई है, ठीक है ना दोस्तों, दो भाई है, दो भाई अलग अलग है, ठीक है ना, और इसको अगर मिला देते हैं, दोनों भाई को एक साथ मिला देते हैं दोस्तों, तो यह क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए अलग है, बी अलग है, ठीक है ना, इन दोनों को दोस्तों अगर मिला देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि CaO प्लस CO2 अलग अलग है, अगर एक साथ मिल जाता है तो बनता है दोस्तों CaCO3 बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी देख सकते हैं Fe अलग है, O2 अलग है, दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? FeO2। ठीक है, सेम नीचे दोस्तों C अलग है, O2 अलग है, दोनों को मिलाकर बन जाता है CO2। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया का यह सभी दोस्तों एग्जाम्पल थे। ठीक है ना, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से दोस्तों अपने क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि वृक्क का नामांकित चित्र बनाकर दोस्तों वर्णन करें। दोस्तों वृक्क यानी कि किडनी, क्या दोस्तों? वृक्क यानी कि किडनी का नामांकित चित्र बनाकर दोस्तों इसके बारे में वर्णन करने के लिए बोला है। ठीक है दोस्तों, वृक्क को हम लोग किडनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, यह मानव का दोस्तों सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, यह मानव शरीर का दोस्तों सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। कौन? तो वृक्क यानी किडनी। ठीक है दोस्तों, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। दोस्तों वृक्क की संख्या यानी किडनी की संख्या एक जोड़ी होती है, यानी कि दो होते हैं। कितना होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। ठीक दोस्तों, प्रत्येक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। दोस्तों एक जोड़ी में दोस्तों प्रत्येक किडनी का वजन दोस्तों कितना ग्राम होता है? तो 150 ग्राम होता है दोस्तों। और दोस्तों यह कमर के ठीक ऊपर दोस्तों किडनी कहाँ पे होता है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। आखिर किडनी कहाँ पे होता है? तो दोस्तों यह कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल में स्थित होता है। दोस्तों कमर के ऊपर ठीक ऊपर दोस्तों मेरुदंड, क्या दोस्तों? मेरुदंड के अगल बगल में स्थित होता है। कौन दोस्तों? तो वृक्क यानी किडनी। ठीक है, 150 ग्राम का एक होता है। ठीक है दोस्तों, वृक्क के बाहरी भाग की कॉर्टेक्स कहा जाता है दोस्तों, यानी कि किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉर्टेक्स कहा जाता है दोस्तों, जिसका आकार अवतल होता है। क्या होता है दोस्तों? जिसका आकार अवतल होता है। वृक्क के धंसे भाग को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? तो पेल्विस कहा जाता है। दोस्तों वृक्क के धंसे हुए भाग होते हैं उसको पेल्विस कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, वृक्क का कार्य क्या होता है? तो वृक्क का कार्य नाइट्रोजनी जैसे दोस्तों गंदे पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? गंदे पदार्थ को किसके जैसा? तो नाइट्रोजनी जैसे दोस्तों गंदे पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन? तो किडनी करता है, यानी वृक्क करता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा आपका दोस्तों क्या रहा? तो वृक्क का पीक हो गया। क्या दोस्तों? वृक्क का पीक। ठीक है ना दोस्तों, एक जोड़ी क्या रहता है? तो वृक्क रहता है, यानी किडनी रहता है। देख सकते हैं एक यह हुआ, एक यह हुआ। ठीक है दोस्तों, दो वृक्क होते हैं मानव शरीर में। ठीक है दोस्तों, ये जो पाइप दिख रहा होगा दोस्तों, यह मूत्राशय है। क्या दोस्तों? मूत्राशय है, मूत्र वाहिनी है। ठीक है ना, मूत्राशय यहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, जिससे मूत्र का विसर्जन होता है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मूत्र विहीन है, इस पाइप से हमारा यहाँ तक आता है मूत्राशय तक। ठीक है, जो गंदा पानी वगैरह होता है वो सब आता है। ठीक है, जो हमारे शरीर से यूरिन के रूप में दोस्तों स्रावित होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मस्ट बी सवाल है दोस्तों। कहा गया है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं, या फिर चिनिया रोग से आप क्या समझते हैं, यह सवाल किया गया है दोस्तों। यह इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। दोस्तों बात समझ में आई? यानी कि इंसुलिन हार्मोन का दोस्तों स्राव, ठीक है ना दोस्तों, स्राव कहने का मतलब निकालना। ठीक है, स्राव उचित मात्रा में न होने से दोस्तों कौन सा बीमारी होता है? तो मधुमेह नामक बीमारी
हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे रोगी के रक्त में दोस्तों ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित हो जाती है। दोस्तों, अगर यह बीमारी किसी को हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में दोस्तों ग्लूकोज की मात्रा जो है वह असंतुलित हो जाती है। मधुमेह का उपचार दोस्तों इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, मधुमेह का इलाज दोस्तों इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे दोस्तों मधुमेह अस्थायी रूप से दोस्तों ठीक नहीं होता है। भले ही दोस्तों इंसुलिन का टीका इंजेक्शन लगा दिया जाए दोस्तों, फिर भी ठीक नहीं हो पाता है सही रूप से। ठीक है दोस्तों, इस बीमारी को दोस्तों उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रित रखा जा सकता है। दोस्तों, इसका इलाज संपूर्ण नहीं किया जा सकता है। मधुमेह मधुमेह बीमारी का इलाज संपूर्ण नहीं किया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल भी बहुत ही अहम है दोस्तों अपने एग्जाम के लिए, है ना दोस्तों। क्या है दोस्तों, सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है दोस्तों कि पुनर्जनन क्या है दोस्तों। दोस्तों, बहुत ही मस्ट भी गई सवाल है। कहा गया है कि पुनर्जनन क्या है, यह बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि पुनर्जनन क्या है। दोस्तों, पुनर्जनन अलैंगिक जनन की वह विधि होती है दोस्तों जिसमें शरीर के कटे भाग से नए जीव का विकास होता है। दोस्तों, अलैंगिक जनन की वह विधि होती है दोस्तों जिसमें शरीर के कटे भाग यानी कि जहां पे दोस्तों कट जाता है वहां से नए जीव का विकास होता है। यानी कि हाथ कट गया दोस्तों, वहां का मांस हट गया दोस्तों, तो फिर से क्या होता है, पुनर यानी कि फिर से दोस्तों मांस आने लगता है बॉडी पे। ठीक है ना दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, पुनर्जनन कहते हैं, जिसे दोस्तों पुनर्जनन कहा जाता है। जैसे में दोस्तों क्या क्या हो सकता है, तो प्लेनेरिया हो गया, क्या दोस्तों, प्लेनेरिया हो गया, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, फीता कृमि हो गया, या फिर छिपकली। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग देखे होंगे दोस्तों छिपकली का अगर पूंछ काट दिया जाता है दोस्तों तो पुनर्जनन यानी फिर से हो जाता है उसके शरीर में। ठीक है ना, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि पादप हार्मोन क्या है। यह भी सवाल दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पादप हार्मोन के बारे में बताया गया है कि पादप हार्मोन क्या है, इसके बारे में आप लोग बताइए। आइए ना जानते हैं भैया। दोस्तों, पादप हार्मोन क्या है, तो दोस्तों पेड़ पौधों में समवय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है। दोस्तों, पेड़ पौधे में समवय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है दोस्तों, जिसे पादप हार्मोन या फिर दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, तो फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, पादप हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन कहते हैं। पौधे के बीच जैविक क्रिया की दोस्तों समरभ स्थापित करने के लिए दोस्तों जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो पादप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। दोस्तों, पित्त के बारे में पूछा गया है कि आखिर पित्त क्या है, पाचन तंत्र में दोस्तों आखिर इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, पित्त यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला दोस्तों द्रव है। क्या दोस्तों, यानी कि पित्त जो है दोस्तों यकृत ग्रंथि से दोस्तों स्रावित यानी निकलने वाला एक क्या है, द्रव है। ठीक है ना, द्रव है। ठीक, जो दोस्तों छोटी आंत में भोजन के पचाने में मदद करता है। दोस्तों, यह पित्त जो है दोस्तों यकृत ग्रंथि से निकलने वाला एक क्या है दोस्तों, द्रव है, जो दोस्तों छोटी आंत में भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मनुष्य के पाचन क्रिया में दोस्तों इसका निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, यानी कि मनुष्य के पाचन क्रिया में दोस्तों इसका क्या है दोस्तों, बहुत महत्व है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पित्त अमाशय से ग्रहणी में दोस्तों आए अम्लीय काइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे दोस्तों क्षारीय बना देता है। दोस्तों, पित्त जो है ना दोस्तों अमाशय से ग्रहणी में यानी कि अंदर में आए दोस्तों अम्लीय काइम क्या दोस्तों, अम्लीय
कायम की अम्लीयता को दोस्तों नष्ट करके क्षारीय बना देता है, ताकि दोस्तों अग्नाशय रस जो होता है ना दोस्तों, अग्नाशय रस संजाइम क्या दोस्तों, संजाइम पर उस पर दोस्तों क्रिया कर सके, ठीक है ना। इसके लिए क्या बना देता है दोस्तों, तो क्षारीय बना देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों पित्त भोजन में दोस्तों वसा के बड़े बड़े दोस्तों कण को सूक्ष्म कण में दोस्तों सूक्ष्म बड़े बड़े कण को दोस्तों सूक्ष्म कण में तोड़ने में मदद करता है। दोस्तों पित्त जो होता है वह भोजन में वसा के बड़े बड़े कण को दोस्तों सूक्ष्म कण में तोड़ने में मदद करता है दोस्तों, ताकि दोस्तों लाइपेज एंजाइम उस पर दोस्तों क्रिया कर वसा अम्ल एवं दोस्तों गिल्स और क्या दोस्तों गिल्स रॉल में परिवर्तन कर सकते, ठीक है ना। इसके कारण क्या करता है दोस्तों, वह लाइपेज एंजाइम को दोस्तों उस पर क्या करता है दोस्तों, तो लाइपेज एंजाइम उस पर दोस्तों करता है, ठीक है ना। और वसा अम्ल को दोस्तों और वसा अम्ल एवं दोस्तों गिलस रॉल में परिवर्तन कर सके इसके कारण, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों वसा के पाचन में दोस्तों पित्त का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। दोस्तों हम लोग जान गए कि पित्त का क्या क्या महत्व है दोस्तों, इसके बारे में सारा चीज जान लियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलने से पहले दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा दोस्तों की रक्त क्या है दोस्तों, इसके घटक का वर्णन करिए दोस्तों। और रक्त क्या है, इसके घटकों को वर्णन करें दोस्तों। दोस्तों रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या दोस्तों, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। जिसका रंग कैसा होता है भैया, फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है। अर्थात दोस्तों इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसा होती है दोस्तों, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। एक औसत मानव में दोस्तों 5 से 6 लीटर का रक्त पाया जाता है दोस्तों। एक मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में दोस्तों रक्त 5 से 6 लीटर पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। रक्त के अध्ययन को दोस्तों हीमेटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। रक्त के बारे में अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। रक्त के प्रमुख संगठन भी दोस्तों निम्नलिखित है, आइए ना जानते हैं दोस्तों। दोस्तों रक्त के प्रमुख संगठन निम्नलिखित है। आरबीसी दोस्तों पहला होता है आरबीसी संगठन। क्या होता है दोस्तों, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। जिसका निर्माण दोस्तों अस्थि में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि में होता है। और आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 20 से 120 दिन का होता है, ठीक है ना दोस्तों। आरबीसी का वजन दोस्तों आरबीसी का दिन जो होता है ना दोस्तों, जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन तक होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों केंद्रिक नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जिसके कारण दोस्तों डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है। आरबीसी को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है ना। आरबीसी को दोस्तों एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य दोस्तों जीवन क्या दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या होता है आरबीसी का दोस्तों, पूरे शरीर में दोस्तों प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं में दोस्तों ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तो आरबीसी का होता है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दूसरा कंसेप्ट जानते हैं दोस्तों। दोस्तों दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी इसका पूरा नाम होता है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। जिसका निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। और मृत्यु
प्लीहा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? और मृत्यु प्लीहा में होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा और व्हाइट मृत्यु प्लीहा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? मृत्यु प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल दोस्तों 12 से 20 दिन होता है, ठीक है ना? 12 से 20 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, और आरबीसी का 12 से 120 दिन होता है, ठीक है दोस्तों। यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा करता है, यानी डब्ल्यूबीसी जो होता है दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल्स, वह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो मृत प्लीहा या अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन होते हैं। यह शरीर को रोगाणुओं से बचाता है, ठीक है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिकाएं को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मोनोसाइट, मोनोसाइट। जबकि दोस्तों सबसे छोटी कोशिकाएं क्या है दोस्तों? तो लिम्फोसाइट कहा जाता है दोस्तों। बड़ी कोशिका का नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी के बड़ी कोशिका का नाम मोनोसाइट और छोटी कोशिका का नाम लिम्फोसाइट कहा जाता है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों की प्लेट लिस्ट किसे कहते हैं दोस्तों? प्लेट लिस्ट किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल दोस्तों 7 से 10 दिन होता है, ठीक है ना दोस्तों। किसका निर्माण दोस्तों? प्लेट लिस्ट का निर्माण दोस्तों 7 से 10 दिन में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। यह स्तनधारी प्राणी में दोस्तों पाया जाता है, ठीक है ना। जो दूध देती है वैसा प्राणी में पाया जाता है, ठीक है। इसका दोस्तों मुख्य कार्य खून को दोस्तों थक्का करना होता है, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? खून को थक्का करना होता है। इसे दोस्तों थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आया होगा तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल है दोस्तों कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है दोस्तों? न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना दोस्तों। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है दोस्तों? तो तांत्रिक कोशिकाओं के तंत्रिक कक्षा की दोस्तों सिनेटिक क्या दोस्तों सिनेपिक सिनेटिक क्या दोस्तों सिनेटिक पुटिकाओं में दोस्तों पाए जाने वाला रसायन दो तंत्रिका कोशिका के बीच तंत्रिका आवेग की दोस्तों संरचना में मदद करती है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? तो न्यूरो कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका होता है साइंस का अहम जो सब्जेक्टिव का सवाल था दोस्तों, द एंड होता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, है ना दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, फटाफट से आप लोग लाइक कर दें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना क्लास 10th की तैयारी दोस्तों बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।